हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब होंगे बहुत अच्छे। तो आदिल सर फिर से लेकर आ गए एक और नया सेशन, और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। जैसा कि आपको मालूम है कि बिजनेस स्टडीज में पिछले क्लासेस में मैंने आपको प्लानिंग पढ़ा दिया था, बहुत ही डिटेल में अच्छे से पढ़ाया था और आपको चीजें समझ में भी आई थी। आज की क्लास में हम लोग ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट करें। तो आपको जैसा कि मालूम है कि जिन लोगों का एक ड्रीम है कि वो सर सीयूईटी के थ्रू बीकॉम ऑनर्स में चाहते हैं एडमिशन, चाहे उनका ड्रीम बीएचयू, बनारस यूनिवर्सिटी, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी, चाहे कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, तो उसके लिए हमारा ये चैनल यानी डे नाइट स्टडी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारा टैगलाइन है कि हम रटाते नहीं समझाते हैं, तो हम समझाएंगे आपको और बहुत डिटेल में, बहुत ही क्लैरिटी के साथ चीज़ों को समझाएंगे। तो स्टार्ट करते अपना ये सेशन। मैं आदिल सर आपके लिए लेकर आया हूं ये बहुत ही प्यारा सा सेशन। स्टार्ट करते, जहां नहीं समझ में वहां पूछेगा। सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग आपका होता क्या है। बहुत ध्यान समझिएगा और बातें समझ में आ जाएगी अगर आप ऑर्गेनाइजिंग को ध्यान समझेंगे तो। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, पिछले क्लास में मैंने आपको प्लानिंग पढ़ाया था, आपको याद होगा। प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग में यही तो करते हैं ना कि हम लोग एक अपना, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल हमारा प्लान है कि यार ना मेरे पास ना एक शुगर मिल होना चाहिए, शुगर मिल होना चाहिए। मैं शुगर मिल का हमें एक बिजनेस स्टार्ट करना है, और जब ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमारा प्लान है कि इससे हमें एक साल में 500 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाना। मेरे भाई बहुत ध्यान समझिएगा ताकि आपको बात समझ में। अब मुझे बताइए कि ये जो काम है कि हमें एक शुगर मिल स्टार्ट करना है और इस शुगर मिल से हमें 500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाना है। तो मुझे बताइए ये जो काम हमने किया बच्चे, इस काम को हम क्या कहेंगे। तो आप भी कहेंगे और मैं भी कहूंगा कि सर यही तो हमारा प्लानिंग है। हमने एक प्लान बनाया कि हमें एक शुगर मिल का एक छोटा सा चीनी का दुकान या चीनी का इंडस्ट्री खोलना है और उस इंडस्ट्री से आपको 500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाना है। ये तो हो गया आपका प्लान, ये आपने एक प्लान तैयार किया है। लेकिन सर ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है, थोड़ा सा मैं इसको ध्यान समझाऊंगा ताकि आप बात को समझ पाएंगे और चीजों को आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ऑर्गेनाइजिंग को ध्यान समझिएगा। शुगर मिल खोलना है, साल में 500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाना है, ये आपका प्लान है। अभी आपने कुछ किया नहीं है, अभी कोई काम स्टार्ट नहीं किया, ये आपका सिर्फ एक थिंकिंग है, आपने सोचा है, तो इसी को प्लानिंग कहते हैं। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ध्यान समझिए। अब एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर मुझे शुगर मिल खोलना है, ध्यान समझिएगा, अगर मुझे शुगर मिल खोलना है तो आपको शुगर मिल खोलने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए। फाइनेंस बोले तो फाइनेंस का मतलब होता है पैसा। अच्छा, पैसे का इंतजाम कहां से होगा, तो पैसे के लिए या तो आप लोन से पैसा लेंगे, या तो आप शेयर इशू करेंगे, या तो आप डिवेंचर इशू करेंगे। तो यही सब तो तरीके जहां से आप पैसे का इंतजाम करेंगे। तो एक काम तो आपका पैसे से रिलेटेड हो गया। उसका पैसा का इंतजाम हो जाएगा तो एक काम होता है आपका कि भाई प्रोडक्शन करना, यानी पैसा तो आ गया हमारे पास, पैसे का इंतजाम भी हमने कर लिया, लोन से या शेयर से या डिवेंचर से। लोन और शेयर और डिवेंचर क्या, ये सब पैसा इंतजाम करने का प्यारे बच्चे तरीका है। अब जब पैसा का इंतजाम हो जाएगा तो हमें एक मशीन चाहिए शुगर मिल के लिए, जहां से चीनी से हम शुगर मिल यानी गन्ने से चीनी बनाएंगे। मशीन के साथ साथ रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल के साथ साथ वहां पे लेबर चाहिए। लेबर का मतलब होता है मजदूर। रॉ मटेरियल आपका गन्ना हो जाएगा, शुगर केन, पता है शुगर केन भाई चीनी किससे बनता है, शुगर केन, तो लेबर हो जाएगा। ये प्रोडक्शन का काम हो गया। उसी तरीके से और कौन सा काम है, एक काम आपका होता है मार्केटिंग का। मार्केटिंग का काम क्या होता है ये भी समझ लीजिए। जब हमारा चीनी बन के तैयार हो जाएगा तो उस चीनी का हमें एडवर्टीजमेंट करना है। एडवर्टीजमेंट ही नहीं करना बल्कि उसके हमें बेचना है, सेल्स करना है। सेल्स ही नहीं करना बल्कि लोगों को गारंटी भी देना है और वारंटी भी देना है। ये मार्केटिंग का काम हो गया। इतना आपको समझ में आया, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए प्यारे बच्चे। 3 हो गया। उसी तरीके से और कोई काम, यहाँ पे एक काम हम अलग से मान लीजिए, मैंने एक डिपार्टमेंट अलग से बना दिया, जिसे यहाँ तो हालांकि सेल्स इंक्लूड कर दिया हूँ। चलिए मान लीजिए 3 डिपार्टमेंट मोर देन इनफ, ज़्यादा लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत नहीं, मेन काम कीजिए। मुझे बताइए, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। तो प्यारे बच्चे, मैं आपसे बता रहा था कि बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास ये 3 डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है। एक आपकी बुक में अलग से सेल्स डिपार्टमेंट भी बताता है। सेल्स डिपार्टमेंट का मतलब होता है जहाँ पे सिर्फ सामान बेचने का काम होता है, यानी कि
कैसे हमारा सेल्स इंक्रीज़ करेगा, उसका सेल्स इंक्रीज़ करने के अलावा ये होता है कि हमें कौन कौन से एरिया में सामान बेचना है, उसके बाद हमें कैसे अपना सेल, यही सब काम हमारा किसका होता है, बेसिकली सेल। ये हालांकि मार्केटिंग का एक पार्ट है, बट इसे हम एक अलग से डिपार्टमेंट बना देते हैं। खैर, अब एक बात बताइए, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, इसको बहुत ध्यान समझिएगा ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको चीज़ें समझ में आए। देखो, और प्लानिंग क्या होता है कि आपने सिर्फ ये सोच लिया पहले से, एडवांस में ये सोच लेना कि हमें क्या करना है, हमें किस चीज़ का बिजनेस करना है, ये आपका बेसिकली प्लानिंग। आप कितना हमें प्रॉफिट कमाना है, हमें 500 करोड़ प्रॉफिट कमाना है, ये आपका प्लान है। ऑर्गेनाइजिंग में बच्चे ध्यान समझिएगा ताकि आपको बात समझ। ऑर्गेनाइजिंग की शुरुआत ही होता है, सबसे पहला पॉइंट कहता है ऑर्गेनाइजिंग में, कुछ वर्ड्स में ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है आइडेंटिफाइंग। ध्यान समझिएगा, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग, ये दो वर्ड है। आगे चल के ये आपको सारा चीज मैं दिखाऊंगा, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो असल में क्या है ना कि ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन नॉर्मली लोग ऐसे बता देते हैं नॉर्मली कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि आपने प्लान बना लिया, तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है रिसोर्सेज इकट्ठा करना। जैसे मेरा प्लानिंग है बर्थडे पार्टी करने का, तो बर्थडे पार्टी करना मेरा प्लान हो सकता है, बट उसके लिए केक का इंतजाम करना, उसके लिए खाने का इंतजाम करना, ये इंतजाम करना केक का, खाने का, यानी अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, इसी को ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। ये तो हो गई आम डेफिनेशन जो आम लोग ऐसे बताते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आपके जो सीयूईटी में या जो बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें ऑर्गेनाइजिंग की एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो लोग नहीं समझते। और जब वो डेफिनेशन बच्चे नहीं समझेंगे तो होता क्या है कि फिर वो बुकिश लैंग्वेज उनका क्लियर नहीं हो पाता है और चीजें जब समझ में नहीं आएगी तो ऑप्शन में घूम जाते हो। इसलिए मैं ऑर्गेनाइजिंग का एक आम डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया, अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। आपने प्लान किया कि बर्थडे पार्टी करना, आप केक का इंतजाम कर रहे हैं, आप पानी का इंतजाम कर रहे हैं, आप दावत का इंतजाम कर रहे हैं, आप पूरी का इंतजाम कर रहे हैं, आप सब्जी का इंतजाम कर रहे हैं, आप पनीर बना रहे हैं, ये सब हमारा ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा। आपने प्लान किया कि यार चलो मूवी देखने जाएंगे, तो एक प्लान हो गया। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, आप टिकट कटवा रहे हैं, आप टिकट का इंतजाम कर रहे हैं, आप खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। आपने प्लान किया कि आप शिमला जाओगे घूमने, ये प्लान है। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, आप टिकट कटवा रहे हैं, आप बैग पैक कर रहे हो, आप खाने का पैक कर रहे हो, पैसे का इंतजाम कर रहे हो, ये सब ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। ये दूसरा स्टेप है प्लान के जस्ट बाद जो काम करते हैं। बट बुक ऑर्गेनाइजिंग के बारे में थोड़ा सा अलग कुछ बातें कहता है। ऑर्गेनाइजिंग में जो सबसे पहला काम है वो है आपका आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब आपने प्लान बना लिया। प्लान क्या था आपका कि एक शुगर मिल स्टार्ट करना है, चीनी का हमें क्या करना है, एक फैक्ट्री खोलना है। ये क्या था बच्चे, ये था आपका प्लान। अब जब हम चीनी का फैक्ट्री स्टार्ट करना है, खोलना, जिससे हमें 500 करोड़ क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, तो ये तो आपका प्लान हो गया। अब ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है कि आप अगर चीनी का फैक्ट्री या चीनी का मिल खोलना चाहते हो तो आइडेंटिफाई। व्हाट इज आइडेंटिफाई, मतलब पहचान। आइडेंटिफाई मतलब व्हाट इज द जॉब, व्हाट इज द जॉब, यानी अगर आपको एक चीनी का मिल खोलना है, चीनी की फैक्ट्री खोलना है, तो उस चीनी की फैक्ट्री में आपको क्या क्या काम करना है। यानी कि इस आइडेंटिफाइंग का मतलब समझिए, पहचानो करना क्या है भाई। तो उस चीनी की फैक्ट्री में हमें इतना सारा काम करना। देखिए आइडेंटिफाइंग यही होता है, काम को पहचानो। जैसे आपको काम क्या क्या करना है, आपको पैसे का इंतजाम करना है, लोन से, शेयर से, डिवेंचर से। जब पैसे का इंतजाम हो जाए तो आपको मशीन खरीदना है, शुगर केन यानी गन्ना लाना है, लेबर का इंतजाम करना है। जब वो हो जाए तो आपको शाहरुख खान से एडवर्टीजमेंट करना है। उसके बाद ये सेल्स करना। सेल्स करने का मतलब होता है कि सामान को जैसे बेचना वगैरह है, उसके बाद आपको गारंटी वारंटी देना, इसके बारे में वो करना। फिर सेल्स में आता है कि आपको सामान को बेचना है, बड़े बड़े एरिया में जाके बेचना है, अलग अलग डिपार्टमेंट। ये तो इतना सा आप काउंट करो कुल कितने काम। आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है आप ऑर्गेनाइजिंग की पहला स्टेप है। ये ऑर्गेनाइजिंग का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग मतलब काम को देखो, प्लानिंग तो बस ये कहता है कि हमें 500 करोड़ प्रॉफिट कमाना, ये प्लान है। बट ऑर्गेनाइजिंग कहता है चलो भाई प्लान तो तुम बना लेंगे 500 करोड़, लेकिन तुम उसमें काम क्या क्या करोगे पहले ये तो पहचानो। तो हमें ये काम है, तो ये इतने से कितने काम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 काम है, टोटल 12 काम करना है। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिफाइंग, काम को पहचानना। फिर आता है अगला वर्ड आता है ग्रुपिंग, यानी कि जो काम अब काम तो 12 है, लेकिन इसमें से वो काम जो एक जैसे है। जैसे आपको पैसे का इंतजाम करना है, तो पैसे का इंतजाम करने वाला काम तो एक जैसा है भाई, लोन से पैसा लेना है या शेयर से लेना है, डिवेंचर से लेना है, तो ये तो पैसे का इंतजाम है। तो जो काम एक जैसे काम को एक डिपार्टमेंट बना दो, जैसे इस काम को कौन से डिपार्टमेंट रख दो, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। अच्छा, ये मशीन का इंतजाम करना, रॉ मटेरियल, लेबर, इन सब का काम, ये काम कहाँ पे होगा, ये काम होगा आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मतलब जहाँ पे सामान बनाया जाता है। अच्छा, एडवर्टीजमेंट करना है, सामान बेचना है, गारंटी वारंटी देना, तो ये काम कौन सा डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। अच्छा, अगर आपको सामान बेचना है, अलग अलग एरिया में जाके बेचना है, तो ये कौन सा डिपार्टमेंट आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेल्स डिपार्टमेंट। यानी इसका मतलब प्यारे बच्चे होता ये है
कि ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहला वर्ड जो मैंने आपको बताया वो क्या है, आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है व्हाट इज द जॉब, करना क्या है सर, हमें क्या क्या काम करना है, तो हमें इतना सारा काम करना है। और फिर दूसरा वर्ड आता है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का मतलब होता है वो काम जो एक जैसे है, पैसे से रिलेटेड काम एक डिपार्टमेंट बना दो, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सामान बनाने से रिलेटेड काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सामान बेचने से रिलेटेड काम सेल्स डिपार्टमेंट। इसको बोलते हैं हम लोग ग्रुपिंग। आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग आपको समझ में आया होगा। अब जरा सा हम लोग अपने डेफिनेशन पे आएंगे तो आपको क्लियर होगा। देखिए इधर समझिए, तो क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग, क्या ऑर्गेनाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। देखिए अब कैसे मैंने डेफिनेशन को, अब देखिए कैसे मैं कहां की कॉन्सेप्ट को कहां से मैं टैली कर रहा हूं। ये चीज जब आपको आएगा ना, आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया काम को पहचानो, यानी आप जिस चीज का बिजनेस करो उस बिजनेस में हमें काम क्या क्या करना है। और उसके बाद दूसरा वर्ड आता है हमारा ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का मतलब होता है जो भी काम एक जैसे उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दो। जैसे पैसा से रिलेटेड जितना भी इशू होगा वो सब चला जाएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट में। अगर हम बात कर ले कि सामान बनाने से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी काम होगा, मशीन, कार, मटेरियल, लेबर, ये सब चला जाएगा हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सामान को बेचना है, एडवर्टीजमेंट करना है, शाहरुख खान को बुलाना है, ये सब हमारा हो जाएगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट। उसके बाद सामान को सेल करना है तो वो चला जाएगा हमारा सेल्स डिपार्टमेंट। यानी कि अलग अलग क्या बना लो, डिपार्टमेंट बना लो। अच्छा, तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, इसमें हम काम को पहचानते हैं, सिर्फ पहचानते नहीं, उसका हम अलग अलग डिपार्टमेंट भी बनाते हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग मतलब काम को पहचानो और उसका अलग अलग क्या करो, ग्रुप बना लो। ग्रुप मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट बना लो। क्यों, एंड ब्रिंगिंग टुगेदर। अब भाई जब डिपार्टमेंट तुम बना लोगे तो होगा क्या, सबको साथ ले आओ। क्या साथ ले आओगे, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। भाई ऑर्गेनाइजिंग में इन्हीं तीनों से, कोई भी बिजनेस हमारा इन्हीं तीनों चीजों से तो मिलकर चलता है। ये फिजिकल रिसोर्स मतलब, फिजिकल का मतलब होता है जमीन, बिल्डिंग और मशीन, ये सब हमारा कौन सा रिसोर्सेज है, ये सब हमारा फिजिकल है। फाइनेंशियल मतलब पैसा, और ह्यूमन मतलब इंसान। इंसान मतलब लेबर मैनेजर, सुपरवाइजर, ये सब कौन है हमारे, ये सब इंसान है। तो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए हमें तीन तरह के रिसोर्सेज चाहिए। फिजिकल का मतलब जमीन, बिल्डिंग, मशीन वगैरह, फाइनेंशियल का मतलब पैसा, और ह्यूमन का मतलब जो हमारे बिजनेस में इंसान है, जैसे एम्प्लॉय है, सुपरवाइजर, मैनेजर। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब आई होप कि समझ में आया होगा, काम को पहचानो, पहचानने के बाद उसका क्या कर दो, एक ग्रुप बना दो, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दो। और डिपार्टमेंट जब बन जाए तो इन तीनों रिसोर्सेज को, तीनों मतलब फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन, यानी कि इंसानों को, पैसे को और जमीन, बिल्डिंग, मशीन को साथ में लेकर क्या करो, उस काम को करने की कोशिश करो ताकि आपका गोल क्या हो जाए, अचीव हो जाए। इसी को हम लोग ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। प्यारे बच्चे मजा आया कि नहीं आपको, ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन कॉन्सेप्ट से समझ में आया। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि प्लान बनाने के जस्ट बाद, एकदम ध्यान समझिएगा ताकि आपको बात समझे, जब आपने प्लान बना लिया कि हमें शुगर मिल खोलना है, 500 करोड़ का हमें प्रॉफिट कमाना, ये प्लानिंग है। प्लान बनाने के बाद उसके बाद क्या होता है, आप उसमें से काम को पहले लिस्ट बनाते हो, काम को पहचानते हो क्या क्या काम हमें करना पड़ेगा पूरे प्लान को अचीव करने के लिए। आपको शुगर मिल खोलने के लिए आपको इतना सारा काम है, उसमें से क्या क्या काम एक जैसे काम है, तो पैसे से उसका एक अलग अलग डिपार्टमेंट बना देना। और फिर जब डिपार्टमेंट बन जाएगा तो तीनों रिसोर्सेज को, वो 3 रिसोर्सेज क्या है, फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन, यानी जमीन, बिल्डिंग, मशीन, पैसा और इंसान, तीनों मिल के जब उस काम को हम करेंगे तो गोल हमारा अचीव हो जाएगा। इसी को हम लोग ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि भाई अगर हम ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजिंग से हमें फायदा क्या है। तो सबसे पहला इसमें है हमारा बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है, अभी मैंने बताया कि आप जो भी बिजनेस में काम है उसको 4 डिपार्टमेंट बनाते हो। एक तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, दूसरा फाइनेंस होता है, तीसरा आपका मार्केटिंग होता है और चौथा आपका सेल्स होता है। जब आप बच्चे अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं, यानी 4 अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाते हो, तो हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम करेगा। ये बात आप मानते हो कि नहीं। मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम पैसे से रिलेटेड मामला देखना, सेल्स वाला सामान बेचने पे ध्यान देगा, मार्केटिंग वाला एडवर्टीजमेंट का काम करेगा, और प्रोडक्शन वाला मशीन और रॉ मटेरियल, लेबर, इन सब पे काम करेगा। तो जब हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम रोज करेगा, तो क्या आपको नहीं लगता है कि एक समय ऐसा आएगा जब इनको इन काम पे क्या मिलेगा, स्पेशलाइजेशन हासिल हो जाएगा, वो अपने काम में परफेक्ट हो जाएंगे। प्रोडक्शन वाला रोज अगर चीनी बना रहा है तो चीनी बनाते बनाते क्या हो जाएगा, वो एक दिन ऐसा आएगा कि वो अपने काम में परफेक्ट हो जाएगा। फाइनेंस वाला पैसा इंतजाम करने में परफेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट कहता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। इसका मतलब ये होता है चूंकि ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग काम को बांट देते हैं, अलग अलग हम डिपार्टमेंट्स बना देते हैं, तो होता क्या है कि सबका
कौन किस डिपार्टमेंट में है, कौन किसका बॉस है। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक बॉस है, इसके अंडर में 3 लोग काम कर रहे हैं, तो इन सबको क्लियर होगा कि ये हमारा बॉस है और ये इनके अंडर में इन लोगों को काम करना है। उस तरीके से फाइनेंस डिपार्टमेंट जब पैसे का इंतजाम कर लेगा तो ये पैसा किसको देगा, प्रोडक्शन को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से सामान बना लेगा, तो सामान बनाने के बाद किसको खबर करेगा, मार्केटिंग को। मार्केटिंग वाला फिर किसको खबर करेगा, सेल्स। ये एडवर्टीजमेंट करेगा तो ये जाके सामान बेच देगा। इसका मतलब होता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन का मतलब हु इज सुपीरियर एंड हु इज सबऑर्डिनेट। ये रिलेशन क्लियर होता है, कौन बॉस है और कौन बॉस के नीचे काम करने वाला सबऑर्डिनेट है। तो सबऑर्डिनेट कौन है और बॉस कौन है, ये रिलेशन टोटली क्या होना चाहिए बच्चे, क्लियर होना भी चाहिए और क्लियर होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग का एक बहुत बड़ा काम जो है, जो मैंने आपको बताया उसको भी आप ध्यान दीजिएगा, वो क्या है कि इनके बीच का जो रिलेशन होता है, इनके बीच का जो वर्किंग रिलेशन होता है वो बहुत हद तक क्या होता है, क्लियर होता है, एकदम परफेक्ट होता है, समझ में आता है। तो ये कौन बॉस है, कौन उसका सबऑर्डिनेट, कौन किसके अंडर में काम करे, ये रिलेशन एकदम साफ होना चाहिए। बॉस इसको ऑर्डर देगा, ये इससे रिक्वेस्ट करेगा, इसको कोई काम करे इससे पूछेगा, इसको ऑर्डर देना होगा इसको, कौन, इसमें ना कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम वर्किंग रिलेशन क्लियर होना चाहिए। जब हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाते हैं तो सबका काम अपने आप बढ़ जाता है। तीसरा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ऑर्गेनाइजिंग में जब आप सबको ड्यूटी बांट देंगे, सबका काम अलग अलग कर देंगे, तो आप अल्टीमेटली आपका रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होगा बल्कि पूरी अच्छे से यूटिलाइज होगा। चौथा एडाप्टेशन टू चेंज। एडाप्टेशन टू चेंज का मतलब होता है आपने सपोज कीजिए 4 डिपार्टमेंट बनाए, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस है, एक मार्केटिंग है और एक सेल्स है। अब आज के ज़माने में आपको मालूम है कि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर दिन हमारा देश बदल रहा है, नई नई चीज़ें आ रही हैं। अब जब नई नई चीज़ें आएगी, सपोज कीजिए कि आज के ज़माने में मार्केटिंग के लिए नया नया टेक्निक आ गया। अब लोग टीवी पे एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो फेसबुक पे करते हैं, तो इंस्टाग्राम पे लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं ना, अलग अलग प्रोडक्ट आप देखेंगे इंस्टा पे लोग बेचते हैं। अब सपोज कीजिए कि अगर हमें इंस्टाग्राम पे कोई एडवर्टीजमेंट करने का नया टेक्निक आया, तो आपको सिर्फ किस डिपार्टमेंट में चेंज लाना है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। तो हम ना फाइनेंस डिपार्टमेंट को नहीं छुएंगे, सेल्स को कोई टच नहीं करेंगे, प्रोडक्शन को। हमें इजिली किस डिपार्टमेंट को सिर्फ बदलना है या थोड़ा सा चेंजेस लाना है, मार्केटिंग में, तो हम आराम से सिर्फ इस डिपार्टमेंट को टच करेंगे। अच्छा, इससे फायदा, एडॉप्टेशन टू चेंज का मतलब होता है हम इजीली किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में चेंज आसानी से ला सकते हैं। अगर हम ये डिपार्टमेंट अलग अलग नहीं बनाए होते तो उससे दिक्कत क्या होता, एक चीज में भी अगर चेंज रहता सब मिला रहता। अब जब सब एक ही में मिला रहेगा तो आपको पूरे हर डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं टच करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजिंग का एक सबसे बड़ा फायदा है, चूंकि सब डिपार्टमेंट अलग अलग है, तो किसी एक डिपार्टमेंट में अगर चेंज लाना है तो सिर्फ हमें यहां मेहनत करनी है, इन तीनों डिपार्टमेंट को टच नहीं करना है। तो ये एक फायदा है। पांचवा है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजिंग में चूंकि सबका काम बढ़ जाता है, कौन बॉस है, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन किसके अंडर में काम कर रहा है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है प्यारे बच्चे। तो इसका मतलब है कि वहां पे जो बॉस है वो प्रॉपर तरीके से, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है मैनेजमेंट करना, यानी जो मैनेजर है ना वो वर्कर से आसानी से अच्छे से काम ले सकता है, क्योंकि उसको मालूम है किस डिपार्टमेंट को कौन सा काम देना, किससे क्या काम लेना। चूंकि सारा काम क्लियर है, डिपार्टमेंट क्लियर है, वर्क क्लियर है, तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पावर भी अच्छे से वो जमा सकता है। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। पर्सोनल का मतलब होता है एम्प्लॉय, पर्सोनल का मतलब होता है एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजिंग में टाइम टू टाइम हम एम्प्लॉय को भी क्या करते हैं, फायदा होता है कि क्या एम्प्लॉय को क्या फायदा होता है उसको भी हम लोग बताते हैं और उसको भी समझाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब जो आपके यहाँ एम्प्लॉय है जो काम करे उनको हम टाइम टू टाइम क्या देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देते हैं, जब ट्रेनिंग देंगे तो वो उन काम में उनको क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, तो उनको कहीं ना कहीं क्या होता है, स्पेशलाइजेशन आता है। तो स्पेशलाइजेशन आता है तो जब इनको हम ट्रेनिंग देते हैं तो ये लोग क्या करते हैं कि नई नई क्रिएटिविटी लाते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि आपका जो एम्प्लॉय वो नया नया आइडिया देगा, बॉस ऐसे कर लो तो बॉस ऐसे कर लो। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो पर्सनल है ना, वो जो एम्प्लॉय है वो धीरे धीरे डेवलप होता है। यानी फ्यूचर में पहले जो एक एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय को जब हम प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे तो इस ट्रेनिंग देने से इसके अंदर बहुत नई नई चीज़ें ये सीखेगा, तो इसके अंदर क्रिएटिविटी आएगा, मतलब नया नया इसके पास बुद्धि आएगा। जब नई नई बुद्धि आएगा तो नया नया ये दिमाग देगा। जब नया नया ये दिमाग देगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो पहले एम्प्लॉय था बाद में वो खुद सुपरवाइजर बनेगा, और सिर्फ सुपरवाइजर नहीं बनेगा बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये क्या बन जाएगा, मैनेजर बनेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी इसमें बहुत तेजी से होता है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, सही बात है भाई। ऑर्गेनाइजिंग में जब आप अलग अलग डिपार्टमेंट बना दोगे और हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम अच्छे से करेगा तो कहीं ना कहीं वो सारा बहुत तेजी से हमारा बिजनेस भी क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। अगला ही टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। यानी ऑर्गेनाइजिंग में स्टेप, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या है बच्चे, कि हमें ऑर्गेनाइजिंग का इसमें क्या करना है, स्टेप बताना है। स्टेप समझते हो, स्टेप का मतलब होता है पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसी को हम लोग स्टेप कहते हैं।
अब देखिए ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस में सबसे पहला काम क्या करना है, अभी मैंने बताया आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। मैंने आपको बताया कि सबसे पहला काम जो ऑर्गेनाइजिंग में शुरू होता है वो होता है कि आप सबसे पहले पहचानो कि आपको काम क्या क्या करना है। सपोज करो आप अगर एक चीनी का मिल खेल रहे हो, अगर आप शुगर का फैक्ट्री ओपन कर रहे हो, तो उस शुगर की फैक्ट्री में या चीनी की मिल में आप क्या काम करने वाले हो। तो आपको मालूम है कि आपको पैसे का इंतजाम करना है, नंबर 1। फिर उससे रिलेटेड मशीन लाना है, फिर मशीन लाने के बाद आपको सामान बनाना है, बनाने के बाद उसकी एडवर्टीजमेंट करना, फिर से। तो ये आइडेंटिफिकेशन है, काम को पहचानो। एंड डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है जब आप काम, आपको पता है कि ये 4 डिपार्टमेंट हमारे यहाँ काम करेंगे, एक प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है और सेल्स है। तो जब आप काम को पहचान गए तो उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलग अलग लोगों में काम बांट दो। ये लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन इन सामान बनाने का काम करेंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट बना दो, ये लोग पैसा इकट्ठा करेंगे। मार्केटिंग वाले में भी अलग अलग लोग होंगे जो एडवर्टीजमेंट का काम करेंगे। सेल्स वाले का काम सामान बेचने का होगा। दूसरा ही काम होता है हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है, मैं अभी समझाया था आपको कि जो काम एक जैसे होंगे, यानी जो भी काम आप मुझे बताइए, मशीन इकट्ठा करना, लेबर से रिलेटेड काम हो गया, रॉ मटेरियल इकट्ठा करना, ये सब काम किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो इसको हम एक डिपार्टमेंट बना देंगे, इसका नाम रखेंगे हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। उसके बाद पैसा, शेयर से पैसा लेना है, लोन से पैसा लेना है, डिबेंचर से पैसा लेना है, तो ये सब पैसा लेने का काम किसमें होगा, हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट में। उसी तरीके से एडवर्टीजमेंट करना हमें टेलीविजन पे या न्यूज़पेपर पे या आर्टिकल में, तो ये सब काम हमारा किसमें चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। उस तरीके से आपको सामान सेल्स करना है, सामान बेचना है, तो ये सब काम हमारा हो जाएगा सेल्स डिपार्टमेंट में। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। इसमें कोई डाउट हो तो पूछिएगा। दिस इज कॉल्ड एज डिपार्टमेंटलाइजेशन। फिर आता है थर्ड पॉइंट, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज का मतलब होता है जब आपने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया, एक प्रोडक्शन बना दिया, एक फाइनेंस बना दिया, एक मार्केटिंग बना दिया, एक सेल्स बना दिया, तो आप इन डिपार्टमेंट में सबकी ड्यूटी बांटेंगे। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक हेड होगा जो मेन मैनेजर होगा, इसका सबका पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड, फिर उसके अंडर में लोग काम करने वाले लोग होंगे। उसी तरीके से फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक हेड होगा, उस हेड के अंडर में काम करने वाले छोटे छोटे लोग होंगे। उसी तरीके से मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक हेड होगा, उस हेड के अंडर में काम करने वाले छोटे छोटे लोग होंगे। सेल्स डिपार्टमेंट में भी एक हेड होगा, उस हेड के अंडर में काम करने वाले छोटे छोटे लोग होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो डिपार्टमेंट्स के जो है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज का मतलब होता है हर पर्सन के हेड बनाना। डिपार्टमेंट का एक हेड होगा, उसके अंडर में जो काम करेंगे उसका सबकी ड्यूटी बांट देना। फिर आता है चौथा, आता है इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। पॉइंट है आपका इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्या मतलब, इसका ध्यान समझिए। जब आपने 4 डिपार्टमेंट बनाया, ध्यान समझिए, जब आपने 4 डिपार्टमेंट बना दिया तो रिपोर्ट, व्हाट इज रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब होता है, देखो एक होता है ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं हम लोग सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब हो गया जो बड़े पोस्ट पे काम करते हैं, जिसको हम लोग बॉस कहते हैं, बॉस। और एक होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग सबऑर्डिनेट कहते हैं। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है जो छोटे पोस्ट पे काम करते हैं, जैसे नॉर्मली एम्प्लॉय जिसको बोल सकते हैं, एम्प्लॉय। अब रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब ये होता है बच्चे, हु विल रिपोर्ट टू होम। ये ऑर्गेनाइजेशन में बहुत साफ होना चाहिए कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में ये बंदा बॉस है तो इस बॉस को कौन रिपोर्ट करेगा, तो ये एम्प्लॉय इसको रिपोर्ट करेगा। यानी अगर एम्प्लॉय को कोई सजेशन देना है तो किसको देगा, सुपीरियर को। एम्प्लॉय को अपनी कोई शिकायत करनी तो किसको करेगा, सुपीरियर को। एम्प्लॉय को अब कोई सलाह देना है तो किसको देगा, इसको। अच्छा, अगर ऑर्डर देना है तो कौन किसको देगा, सुपीरियर देगा सबऑर्डिनेट को। अगर कोई हुक्म देना है तो कौन किसको देगा, सुपीरियर देगा सबऑर्डिनेट को। अगर कोई डांटना है तो कौन किसको डांटेगा, सुपीरियर डांटेगा सबऑर्डिनेट को। तो इसका मतलब होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये चीजें बहुत क्लियर होना चाहिए कि कौन किसको ऑर्डर देगा और कौन किसकी बात सुनेगा। यानी ये तो ऑन द बेसिस ऑफ पावर होता है, जब भाई जो मैनेजर है जो बड़े पोस्ट पे वो ऑर्डर देगा और जो छोटे पोस्ट पे वो उनकी बात सुनेगा। अगर किसी को सजेशन देना तो छोटे पोस्ट वाले बड़े पोस्ट वाले को सजेशन देगा। तो ये रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि कौन बॉस है ये पता ही नहीं, कौन किसको ऑर्डर देने, यानी 10 लोग हो जाते हैं ऑर्डर देने वाले। जब 10 लोग, मतलब आप ये क्लियर करो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि कौन बॉस है, कौन हेड है, कौन प्रिंसिपल है, कौन टीचर है, कौन ये है, कौन मैनेजर है, कौन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है, ये सब क्लियर होगा तो इनके बीच का रिलेशन अपने आप क्लियर होगा। तो यहां पे यही बात कही गई। उसके बाद अगला ही टॉपिक आता है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की ढांचा, यानी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से फॉर्म होता है। ध्यान समझिएगा, मैं 2 बातें यहाँ बहुत क्लियरली समझा दूं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमारा 2 तरह का होता है, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन हमारा बनता है ना, जिसे भाई आप मेरी बात पहले समझिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब ध्यान समझिए, जैसे सपोज कीजिए कि ये आपका एक बिजनेस है ना, ये आपका बिजनेस है। इस बिजनेस में इस एरिया में प्रोडक्शन का काम होता है,
यहाँ पे फाइनेंस का काम, पैसे का इंतजाम होता है, यहाँ पे मार्केटिंग यानी एडवर्टीजमेंट का काम होता है, यहाँ पे सेल्स का काम होता है, यहाँ पे एक सेमिनार हॉल है जहाँ पे मीटिंग होते हैं, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे मीटिंग। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके ऑर्गेनाइजेशन में बन रहा है काम करने का, यही तो स्ट्रक्चर होता है। इसी को ये जो स्ट्रक्चर बना जहाँ पे इंसान और सबका अपना अपना केबिन बना हुआ है, मीटिंग हॉल बना हुआ है, एक बिल्डिंग है, तो यही हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कहलाता है। बेसिकली हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दो तरह के पाए जाते हैं, एक कहलाता है हमारा फंक्शनल और दूसरा कहलाता है हमारा डिविजनल। दो तरह का हमारा बिजनेस हो सकता है, या तो फंक्शनल होगा या तो डिविजनल होगा। अब ये फंक्शनल और डिविजनल है क्या, इसको मैं ध्यान समझाता हूं। देखिए फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि यानी कि जब कोई कंपनी, ध्यान समझिएगा, इसको थोड़ा सा मैं एक पेज ले लेता हूं ताकि और अच्छे समझा पाऊंगा, ध्यान समझिएगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है बच्चे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमारा दो तरह का होता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमारा दो तरह का होता है, एक हमारा कहलाता है फंक्शनल और दूसरा हमारा कहलाता है डिविजनल। फंक्शनल स्ट्रक्चर एक होता है, दूसरा होता है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। बहुत ध्यान समझिएगा ताकि आपको लॉजिक समझा पाऊँ और चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए। तो देखिए फंक्शनल और डिविजनल का फ़र्क क्या है, ध्यान समझिएगा। जब फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जब कोई कंपनी कोई एक तरह का प्रोडक्ट बनाती हो, कोई एक प्रोडक्ट बनाए या सिमिलर मतलब कि एक ही, मतलब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक कंपनी जो सिर्फ फ़ोन बनाती है। अब जब वो कंपनी फ़ोन बनाएगी तो जाहिर सी बात है हेडफोन भी बनाएगी, केबल भी बनाएगी, बैटरी भी बनाएगी। यानी कोई कंपनी अगर एक प्रोडक्ट बनाए, एक तरह का या एक जैसा प्रोडक्ट बनाए, तो उस कंपनी में क्या होता है, ध्यान समझिएगा कि उस कंपनी में उसके काम का मतलब होता है उसके फंक्शन के बेसिस पे। फंक्शन का मतलब होता है उसके काम के बेसिस पे जनरली 4 डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। एक क्या कहलाएगा आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक होता है आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक होता है आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट और एक होता है आपका सेल्स डिपार्टमेंट। यानी ये जो कंपनी है वो अपने एक ही, मतलब वो बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं बना रही, ध्यान समझिए मेरी बात ताकि आपको बात समझ में आ जाए। एक ऐसी कंपनी है जो 10 तरह का प्रोडक्ट नहीं बना रही, 20 तरह का प्रोडक्ट नहीं बना रही, वो सिर्फ एक प्रोडक्ट बना रही है या एक जैसे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। उस काम के तो जब वो एक ही जैसा प्रोडक्ट बनाती है तो उसका जो काम है, उस काम के बेसिस पे वो 4 डिपार्टमेंट बनाई। ध्यान, उसका काम क्या है भाई, एक मोबाइल बनाना, तो मोबाइल बनाने के लिए उसने 4 डिपार्टमेंट बनाई। एक फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाई, इस डिपार्टमेंट का काम क्या है, पैसा इकट्ठा करना। एक अलग से बनाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये मशीन वगैरह, मोबाइल बनाने की मशीन, लेबर और ये सब इकट्ठा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला एडवर्टीजमेंट का काम करेगा और सेल्स डिपार्टमेंट वाला सामान बेचने पे ध्यान देगा। ये नया नया प्रमोशन कैसे करेगा, डिस्काउंट देना, तो भाई एक पे एक फ्री, बाई 1 गेट 1, ये सब होता है ना, ये सब सेल्स डिपार्टमेंट वाले नए दिमाग लगाते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग फंक्शनल स्ट्रक्चर है। फंक्शनल का मतलब होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी ऑन द बेसिस ऑफ काम, वी डिवाइड डिफरेंट डिपार्टमेंट। काम के बेसिस पे हम 4 अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, और ये चारों का काम होगा मोबाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने। एक पैसा इकट्ठा करेगा, एक सामान बनाएगा, एक उसकी एडवर्टीजमेंट करेगा और एक उसको बेचेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ इसको हम लोग फंक्शनल बोलते हैं, जहां सिर्फ एक प्रोडक्ट के साथ डील हो या एक जैसे प्रोडक्ट के साथ। डिविजनल में क्या होता है, डिविजनल का मतलब होता है कि जब एक कंपनी जो है वो डाइवर्सिफिकेशन करती है, यानी वो कई तरह का प्रोडक्ट बनाती है। जैसे एक कंपनी फोन भी बना रही है, एक कंपनी पेट्रोल पंप भी चला रही है। रिलायंस इसका अच्छा एग्जांपल है, रिलायंस का फ़ोन भी आता है, रिलायंस का अपना पेट्रोल पंप है। एक कंपनी वी मार्ट भी चला रही है, वी मार्ट मतलब शॉपिंग मॉल भी चला रही है। अब ये क्या कर रही है, वो एक प्रोडक्ट के साथ डील नहीं कर रही, वो तरह तरह के डाइवर्सिफाइड यानी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट बना रही है। तो अगर वो फ़ोन बना रही है तो वो फ़ोन के लिए भी 4 डिपार्टमेंट बनाएगी अलग से। एक कहलाएगा आपका फाइनेंस, दूसरा कहलाएगा आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तीसरा कहलाएगा आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट और चौथा कहलाएगा आपका सेल्स डिपार्टमेंट। इसका मतलब ये होता है कि वो हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग 4 डिपार्टमेंट बनाएगी। अब ये जो एक बिल्डिंग बनाई जिसमें 4 डिपार्टमेंट बनाए, तो ये सिर्फ फोन बनाएगी, फोन के लिए पैसा इकट्ठा करेगी, फोन कैसे सामान बनेगा, फोन की एडवर्टीजमेंट करेगी, फोन बेचेगी। फिर अगेन 4 डिपार्टमेंट बनेगा, ध्यान से, पेट्रोल के लिए एक फाइनेंस डिपार्टमेंट बनेगा, एक आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनेगा, एक आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनेगा, एक आपका सेल्स। फाइनेंस डिपार्टमेंट काम होगा पैसा इकट्ठा करना, जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो उससे ये सामान बनाएगा, फिर उसके बाद उसकी थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट होगा और फिर इसको बेच देगा। फिर वी मार्ट का भी अगेन 4 डिपार्टमेंट बनेगा, पैसा इकट्ठा करना,
उसके बाद प्रोडक्शन करना, फिर उसकी थोड़ी सी मार्केटिंग करना और फिर सामान को क्या करना, सेल्स। यानी अगर हम बात करें डिविजनल स्ट्रक्चर, तो डिविजनल का मतलब होता है जब एक कंपनी मेनी प्रोडक्ट्स के साथ, मेनी का मतलब होता है कई अलग अलग प्रोडक्ट के साथ डील करे, तो कहीं ना कहीं अब जब अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगी तो उसे हर एक प्रोडक्ट के लिए 4-4 डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे, हर एक। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इन सारे डिपार्टमेंट का इनसे कोई कनेक्शन नहीं, सब सेपरेट यहाँ पे डिपार्टमेंट बन रहा है, सबका अलग ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। यानी कहीं ना कहीं डिविजनल स्ट्रक्चर जो है वो बात करती है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन की। अगर 10 तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं तो 10 तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट भी आपको बनाने, ये कहीं ना कहीं प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन की बात करती है। वहीं अगर हम फंक्शनल की बात करें तो ये सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ काम, सिर्फ 4 डिपार्टमेंट नहीं बनते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन की बात नहीं, यहाँ पे काम के बेसिस पे बड़े डिपार्टमेंट बने, यहाँ पे प्रोडक्ट के बेसिस पे अलग अलग डिपार्टमेंट बने, यहाँ काम के बेसिस पे और यहाँ प्रोडक्ट के बेसिस पे। तो आप देखिए फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में बोला कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन इन विच डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शन। यहाँ जहाँ काम के बेसिस, यानी ये बताया ना कि एक प्रोडक्ट ही तो आप बना रहे, तो आपने काम के बेसिस पे एक फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया, एक प्रोडक्शन बना दिया, एक मार्केटिंग बना दिया और एक आपने सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया। तो आपने काम के बेसिस पे 4 अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया होगा इसमें। अच्छा, फंक्शनल स्ट्रक्चर कहाँ पे सुटेबल है? सुटेबल का मतलब होता है कि कब हमें कब फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, मतलब तो आप खुद बताइए, आप फंक्शनल स्ट्रक्चर कब बनाना चाहते हो? तो आप फंक्शनल स्ट्रक्चर उस कंडीशन में बनाओगे ना, यानी जहां पे आपके पास बहुत सारा प्रोडक्ट ना हो, आप कोई एक प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हो, तब आप वहां पे फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाओगे। डिविजनल कब बनाओगे? जब आप डाइवर्सिफाइड यानी कई डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ डील करते हो, वहां डिविजनल बनाओगे। तो यहां कहता है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर हम वहां बनाते हैं जहां पे ऑपरेशन रिक्वायर्ड हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, आप अपने काम को स्पेशलाइज कर रहे हो। भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन पे पूरा फोकस कर रही है, फाइनेंस वाला फाइनेंस पर, अपने काम के बेसिस। अब एक ही काम को ये लोग बार बार करेगी तो जाहिर सी बात है उस काम पे स्पेशलाइजेशन तो हो ही जाएगा। तो इसमें यहाँ पे वर्क स्पेशलाइज हो जाता है, यानी कि आप एक ही काम को बार बार कर रहे हो तो वही वर्क। और वहीं अगर हम डिविजनल में प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन की बात होती है कि अलग अलग वो पूरा बिल्डिंग बनी है, वो अलग अलग काम हो रहा है, तो अलग अलग प्रोडक्ट को स्पेशलाइज किया जा रहा है। उसके बाद है हाँ, यहां कहता है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर की जरूरत वहां पे पड़ती है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा हो, जनरली विद अ सिंगल प्रोडक्ट। ये देखिए यहाँ पे आगे ना, यहाँ आप देखिए कि वो कंपनी जो ऑलरेडी एक ही प्रोडक्ट बनाती है लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे बनाती है, उसके पास 1000 तरह के प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट एक है और बहुत बड़े पैमाने पे बन रहा है, बहुत बड़े पैमाने, बहुत लार्ज स्केल पे। तो वो भाई 10 तरह का प्रोडक्ट तो बना ही नहीं पाएगी ना। एक कंपनी जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे तो पहले एक प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे तो बहुत बड़ी बात है। और देखेंगे बहुत सारी जो कंपनी ना बहुत सारा प्रोडक्ट बनाते, आप देखिए वो कंपनी बहुत बड़ी नहीं होती। क्यों? क्योंकि भाई उसके पास काम बहुत सारे होते तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंस। लेकिन कुछ कंपनी एक ही प्रोडक्ट बनाएगी लेकिन पूरे वर्ल्ड लेवल पे बनाती है, तो यहां पे होता है। उसके बाद है हैज डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज। ये हैज के बाद नॉट छूट गया, यानी फंक्शनल में डाइवर्सिफाइड का मतलब होता है तरह तरह का काम नहीं होता। सही बात है, एक ही काम होता है क्योंकि 4 ही डिपार्टमेंट होता है, सब मिलकर अपना अपना काम करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा एक्टिविटी नहीं होता, वो आपका डिविजनल में होता है। उसका एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर का, आपके एडवांटेज क्या, फायदे क्या है? तो अभी मैंने बताया कि इसमें क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं उस अपने काम में, अपने वर्क में स्पेशलाइजेशन हासिल हो जाता है। उसके बाद आपकी इससे प्रॉफिट भी बढ़ जाती है, आपकी इफिशिएंसी का मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी आपका रिसोर्सेज भी अच्छे से यूटिलाइज होने लगता है। ये बात मैंने कहा था। और आपका सेल वगैरह भी आप बड़े पैमाने पे बिजनेस को ले जा सकते हो। इंप्लॉय के लिए यहाँ पे आसान होता है काम करना, क्योंकि वो फोकस करता है ओनली लिमिटेड रेंज, मतलब एक ही काम को बस करता है, ज्यादा तो उसको है नहीं, तो एक ही काम को बार बार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें ये फायदा हो जाता है कि इंप्लॉय अच्छे से ट्रेंड हो जाता है अपने काम में। उसके बाद यहाँ पे क्या है डिसएडवांटेज, फंक्शनल स्ट्रक्चर का डिसएडवांटेज क्या है, इसको बहुत ध्यान समझिएगा ताकि आपको देखिए फंक्शनल स्ट्रक्चर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है ना, कि यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट है सब। अब इसमें क्या होता है ना, ये सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, यानी अगर ये 4 डिपार्टमेंट है तो ये हर डिपार्टमेंट एक दूसरे के बारे में नहीं सोचता है। अब फाइनेंस वाला अपने बारे में सोचता है, बस पैसे कैसे भी इंतजाम कर लो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कुछ और डिमांड है, ये इससे कुछ कहेगा तो ये इसकी बात नहीं सुनेगा। यहाँ पे लोग सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, अपने से सब मतलब रखते हैं, एक दूसरे डिपार्टमेंट को कॉपरेट नहीं करते हैं। मान लीजिए कि अब सेल्स डिपार्टमेंट जो वो कह रहा है कि भाई ऐसा है कि आप लोग प्रोडक्ट की क्वालिटी थोड़ी अच्छी बनाइए,
किससे कह रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, कि थोड़ी सी प्रोडक्ट बेहतरीन बनाइए, अच्छी क्वालिटी की बनाइए। लेकिन प्रोडक्शन वाला इसकी बात ही नहीं सुन रहा है, वो जैसा सामान बना रहा है वैसा ही बना रहा है, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा। तो ये उब जाता है इंसान, और जब ये उब जाता है ना तो इसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है, और जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है तो ये लोग क्या होता है कि एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना कि सब अपने अपने डिपार्टमेंट का बॉस बनने लगते हैं, उनके अंदर एटीट्यूड आ जाता है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है फंक्शन स्ट्रक्चर का। फिर आता है डिविजनल स्ट्रक्चर। मैंने बताया डिविजनल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट बनता है। जब एक कंपनी हजारों प्रोडक्ट्स का डील करती है तो वो हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर का शेप ले लेता है। अच्छा, डिविजनल स्ट्रक्चर कहाँ सुटेबल है? तो वो सुटेबल वहाँ है वेयर कंपनी इज डीलिंग विद लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट विद डिफरेंट रिसोर्सेज। जब एक कंपनी तरह तरह का प्रोडक्ट बनाए, यानी कि फ़ोन भी बना रही है, खाने पीने का सामान भी बना रही है, वी-मार्ट भी खोल रही है, तो इस तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट जब कंपनी बनाती है वहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। डिविजनल स्ट्रक्चर का एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज यहाँ पे सबसे पहला एडवांटेज तो यहाँ की ये प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन की बात करता है, यानी अलग अलग प्रोडक्ट है तो अलग अलग उसका डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे काम को स्पेशलाइजेशन नहीं किया जाता बल्कि प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन किया जाता है। डिविजनल स्ट्रक्चर का दूसरा सबसे बड़ा फायदा है क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग हमने डिपार्टमेंट बना रखा है, तो सब लोग अपना अपना काम अच्छे से करते हैं, तो कंपनी का ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। एक कंपनी हजारों प्रोडक्ट्स के साथ डील करती है, कंपनी का सेल्स बहुत अच्छा होता है, कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है, कंपनी की रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज होते हैं, और अलग अलग चूंकि हमने काम सबको बांट दिए तो सब एक दूसरे को कोऑपरेट भी अच्छे से करते हैं। यही सब बातें लिखी हुई है, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आ जाइए अगले टॉपिक पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और इसको ध्यान समझिएगा ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बच्चे अगला टॉपिक आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और इसको किस तरीके से हम समझेंगे। और एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है और एक होता है आपका, आगे चल के पढ़ेंगे, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, अब देखिए ये टॉपिक मैं कंप्लीट करूंगा फिर आपको उसको चीज़ें को क्लियर बता पाऊंगा। देखिए, चलिए इसको ध्यान समझिए। पहले ना दोनों का मैं स्ट्रक्चर आपको समझा रहा हूँ तो आपको ना चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ध्यान समझिएगा। आपको मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ टॉपिक, और उम्मीद आपसे मैं करूँगा कि जब मैं अच्छे से समझाऊंगा तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी एकदम आराम से। देखो बच्चे, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? आपको मालूम है कि जब कोई कंपनी बनाया जाता है तो उस कंपनी में डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। भाई, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन है, एक मार्केटिंग है, एक सेल्स डिपार्टमेंट है। यहाँ पे भी एक बॉस होगा, उसके नीचे काम करने वाले लोग होंगे। यहाँ पे भी बॉस होगा, उसके नीचे काम करने वाले लोग होंगे। यहाँ पे भी बॉस होगा, उसके नीचे काम करने वाले लोग होंगे। यहाँ पे भी बॉस होगा और उसके नीचे काम करने वाले लोग होंगे। बात को बहुत ध्यान समझिएगा ताकि आपको चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, एकदम आराम से, बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके से मेरी बातों को समझिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब मुझे एक बात बताइए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे हर एक काम बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में हो। सिस्टमेटिक का मतलब होता है एक प्रॉपर तरीके से हो, जहां पे लोग रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हो। रूल्स एंड रेगुलेशन का मतलब होता है जो भी नियम कानून है उसको नहीं। फॉर्मल का मतलब समझते, फॉर्मल का मतलब होता है एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होता हो, जहां बॉस की बात सुनी जाती हो, जहां बॉस ऑर्डर दे दिया तो सबऑर्डिनेट उस पे, बॉस आता है तो सबऑर्डिनेट रिस्पेक्ट में खड़े हो जाते हैं, जहां पे एक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, जहां पे लोग एकदम प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। अगर आपको, मुझे मालूम, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपको बताऊं कि अगर ये वर्कर है, इसको अगर आप बात कहनी है ऊपर के लोगों से, ध्यान समझिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें, तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ये नियम है। आप इसको समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो पाएंगी और आप समझ पाएंगे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या। आप बहुत ध्यान समझिएगा मेरी बात ताकि आपको बात समझ में आए। फॉर्मल अगर एक वर्कर को बॉस से बात करना है तो वो अपने ऊपर वाले से पहले बोलेगा, फिर वो अपने ऊपर वाले से बोलेगा, फिर वो अपने ऊपर वाले से बोलेगा, और तब जाके ये बात बॉस तक पहुंचती है। क्यों? क्योंकि यहां काम एक स्केलर चैन फॉलो हो रहा है, यानी एक कम्युनिकेशन के लिए एक सिस्टम फॉलो होता है। यहां पे आपको ऑन टाइम आना होता है काम करने,
टाइम पे आपको काम करना, यहाँ पे आपको टाइम पे सैलरी मिलती है, यहाँ पे सब कुछ एकदम प्रोफेशनल लाइक रोबोट टाइप का यहाँ पे होता है। यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं होता है कि एकदम हर काम सिस्टमेटिक में, सबका बॉस क्लियर है, कौन किसके अंडर में काम कर रहा है, कौन किसके लिए काम कर रहा है, रूल एंड रेगुलेशन क्लियर है, एकदम प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। इसको बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हम इंटेंशनली बनाते हैं। इंटेंशनली का मतलब समझ लीजिएगा तो आपको खुद ब खुद कॉन्सेप्ट समझ। इंटेंशनली का मतलब प्यारे बच्चे होता है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जनरली हम जानबूझ के क्रिएट करते हैं। यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन असल में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम जानबूझ के हमने इंटेंशनली का मतलब होता है सोच समझ के हमने क्रिएट किया है, जहां सिस्टमेटिक वे में काम होगा, रूल एंड रेगुलेशन फॉलो होगा। इंटेंशनली मतलब जानबूझ के हमने ऐसा बनाया है, जहां एक दूसरे को लोग कम्युनिकेशन के लिए चैन फॉलो करेंगे, जहां पे प्रॉपर बातचीत होगी, बॉस का काम क्लियर है, सबऑर्डिनेट क्या काम करेगा, रूल एंड रेगुलेशन फॉलो होगा। ये सब हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? देखो होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन हमेशा फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नाम की कोई चीज नहीं होता है। क्या कह रहे हैं मतलब सर आप समझिए, ऑर्गेनाइजेशन तो फॉर्मल रहती है, लेकिन होता क्या है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल रहा है, कम्युनिकेशन के लिए रूल फॉलो हो रहा है, रूल एंड रेगुलेशन सब कुछ फॉलो होता है, तो आखिरी में है तो ये लोग इंसान। अब जब ये लोग इंसान है तो ये करते क्या, ये इंसान जो है वो कहीं ना कहीं एक सोशल सेटिस्फेक्शन चाहता है। सोशल सेटिस्फेक्शन मतलब एक समाज में घुलता मिलता है। अब देखिए होता क्या है कि जब हम लोग किसी भी कंपनी में काम करने जाते हैं, या किसी भी कंपनी में आपकी नई नई ज्वाइनिंग होगी, आप काम करने जाओगे, तो आप बहुत फॉर्मल होगा। आप सुबह 7 बजे का टाइम है तो 7 बजे 5 मिनट पहले पहुंच जाओगे, बॉस की बात सुनोगे, एक तरीके से यस सर बॉस जी 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 करके काम करोगे, टाइम पे काम करोगे, आप कंप्यूटर पे बैठे होगे। लेकिन होता क्या है, कुछ दिन बाद यही लोग जो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे होते हैं आपस में घुल मिल जाते हैं। और जब ये लोग घुल मिल जाते हैं ना, तो ये बॉस और वर्कर जो एम्प्लॉय उसके बीच का रिलेशन हो जाता है खत्म। ये आपस में फ्रेंडशिप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फ्रेंडशिप कर लेते हैं। और जब इनकी दोस्ती हो जाती है तो वही एम्प्लॉय जो पहले वो बॉस आते तो सर करते थे, वो होता है तो और शर्मा जी और कैसे हैं, अरे आप और बताइए बाल बच्चे कैसे, अरे छोड़िए काम होगा ना, अरे हटाइए यार काम कौन करता है, अरे छोड़िए बैठिए पहले चाय पिया जाए। आप समझ रहे, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ही था, लेकिन लोग आपस में घुले मिले एक सोशल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए, एक मानसिक संतुलन सेटिस्फेक्शन के लिए लोग घुल मिल जाते हैं। और वही ऑर्गेनाइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इनफॉर्मल में। अब वहां कोई रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहा है, सब एक दूसरे के क्या हो गए, दोस्त बन गए हैं। अब वहां कोई भी काम ऑन टाइम नहीं हो रहा है। अब वहां पे कोई भी स्केलेटन का मतलब मैंने पढ़ाया था कि वहां पे कम्युनिकेशन के लिए कोई लाइन फॉलो नहीं होता है। लाइन फॉलो नहीं होता, इसका मतलब समझ रहे? यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि अगर किसी को किसी से बात करना है तो कोई रूल ये नहीं है कि नीचे पोस्ट वाले पहले ऊपर जाएगा, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऐसे नहीं। कोई किसी से भी जाके बात करे, कोई किसी के भी चेयर पे जाके बैठ जा रहा है, कोई हा हा हु अरे छोड़िए, अरे हाँ क्या बात है, अरे क्या कोई, अरे छोड़िए क्या काम करना है। इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाता है? इनफॉर्मल में कन्वर्ट। ये होता क्यों है? जस्ट टू गेट साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। ये एक मनोवैज्ञानिक एक तरीके से सेटिस्फेक्शन लेने के चक्कर में, यानी कि एक मानसिक सेटिस्फेक्शन के चक्कर में लोग ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में, फिर वहां पे लोग घर का बात करेंगे, नानी दादी के घर का बात, आज क्या खाएं क्या पिए ये सब। तो अच्छा यहाँ पे र्यूमर्स बहुत तेजी से फैल, र्यूमर्स का मतलब अफवाहें बहुत तेजी से फैलती है। यहाँ पे लोग एक दूसरे की बुराई करती है, बैक बाइटिंग, पीठ पीछे बुराई करेंगे, वो उसका कानाफूसी करेंगे, चुगली बहुत ज्यादा आम हो जाएगा। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी र्यूमर्स फैलने लगता है, गलत फहमियां, एक दूसरे की बुराई, यहाँ काम टाइम पे नहीं होगा। यही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक जमाने ऐसा आता है कि बन जाता है आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप कि ये बात समझ में आया होगा कि व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मुझे बताइए, क्या आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए। आगे बढ़े बच्चे। अब देखिए व्हाट इज द फीचर। अब हम लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पहले अब जब मैंने इतना सारा कॉन्सेप्ट बताया ना, आप सब कुछ 2 मिनट में समझ जाएंगे। फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, पहला कहता है इट क्लैरिफाई द रिलेशन बिटवीन एंड हेल्प्स टू नो हु हैज बीन एंड हु बाय हुम टू। यानी इसमें ना सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन क्लियर होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कौन बॉस है और कौन किसके अंडर में काम कर रहा है, कौन किसकी बात सुनेगा, ये सारा रिलेशन क्या होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत क्लियर होता है। यहाँ पे प्लान एकदम क्लियर होता है, क्या काम आपको करना है। यहाँ पे ये क्लियर होता है कि कौन अलग अलग डिपार्टमेंट क्या क्या काम करेंगे, कैसे कैसे काम करेंगे। यहाँ पे मैनेजमेंट भी एकदम क्लियर होता है कि कौन टॉप लेवल पे, कौन मिडिल लेवल पे, कौन लोअर लेवल पे। इन लोगों का मेन इंफेसिस क्या होता है? काम पे। इनका मेन फोकस क्या होता है? काम करना और एक दूसरे से एक अच्छा रिलेशन रहे, मेंटेन रहे, बस
अच्छा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होने से फायदा क्या होगा? आपका एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमेटिक में काम कर, रूल एंड रेगुलेशन फॉलो होता है, बॉस उसका रिलेशन है, तो सबसे पहला काम है देयर इज नो कंफ्यूजन। भाई कोई काम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कोई किसी का दोस्त तो नहीं, सबका काम क्लियर है। यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल होगा तो यहाँ पे ऑर्डर देने वाले कोई एक बॉस होगा, 50 लोग ऑर्डर नहीं दे रहे होंगे। भाई सिस्टम होता है ना, उसका यहाँ पे गोल आपका इजीली अचीव हो जाएगा। यहाँ सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम क्लियर होती है, कौन को किसको क्या काम करना है। यहाँ पे स्टेबिलिटी, यानी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से काम कर सकता है। उसके बाद आता है आपका अगला टॉपिक, दैट इज डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि अगर आपने एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, अच्छे से बनाया है, सिस्टमेटिक भी काम हो रहा है, रूल एंड रेगुलेशन फॉलो होता है, चैन फॉलो होता है, कम्युनिकेशन के लिए और लाइन ऑफ अथॉरिटी, यानी कौन किससे क्या बात कहेगा, पहले नीचे के लोग ऊपर, फिर उसके ऊपर, तो इसमें इसका डिसएडवांटेज का मतलब होता है इसमें नुकसान क्या हो जाएगा। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पहला नुकसान है, इट मे लेड टू प्रोसीजर डिले हो सकता है। काम क्यों, काम है हर काम में यहाँ सिस्टम फॉलो होता है। मतलब हमें कोई एक छोटी सी बात भी करनी तो वो उससे कहेगा, नीचे वाले उसके ऊपर, उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर तब जाके वो काम, कोई ऑर्डर देना है तो वो उसको ऑर्डर देगा, फिर वो उसको, फिर वो उसको, यानी एक सिस्टम है। कोई भी काम, छोटा मोटा काम तो पहले नोटिस बनाया जाएगा, एक मीटिंग होगी, एक फॉर्मल वे में काम होगा, सिस्टमेटिक, तो यहाँ पे डिले हो जाता है काम में। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है ना कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटिविटी चली जाती है। क्रिएटिविटी का मतलब होता है हम एक प्लान बनाए और हमने इंप्लॉय को कह दिया कि तुमको ये काम करना है। अब वो इंप्लॉय अपना दिमाग यूज करना बंद, क्योंकि वहां फॉर्म उसको मालूम है, वो आंख बंद कर लेता है कि भाई अब तो बॉस ने प्लान बना दिया, अब हम अपना क्या आइडिया दे, क्या सजेशन दे, वो अपनी दिमाग को कर लेता है बंद और जो बोल दिया उस पर वो काम करना शुरू कर देता है। इसमें जो सबसे बड़ा है कि सोशल नीड फुलफिल नहीं हो जाए। वो जो लोग कहते हैं और शर्मा जी कैसे हैं, अरे आइए खाया जाए, अरे टिफिन में क्या लाए, ये जो एक इंसान है ना, तो वो इमोशन से जुड़ा हुआ है, वो चाहता है कुछ बातें करे, कुछ, तो ये सारे चीज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, नहीं हो पाता है। तो ये बातें भी आपको समझ में आई होगी। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ध्यान समझिएगा। मैंने अभी बताया कि यही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो इंटेंशनली जानबूझ के आपने बनाया था, इंसान सिर्फ सोशल सेटिस्फेक्शन के लिए, सिर्फ एक बातें करने के लिए, सिर्फ एक समाज में घुलने मिलने के चक्कर में वो बॉस और उसकी जो मर्यादा वो उसे खत्म कर देते। कोई किसी से भी बात कर रहा है, कोई भी कहीं से र्यूमर फैल रहा है, अफवाहें फैल रही है। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कुछ फायदे भी है। अगर आप फायदों की बात कर लें तो सबसे पहला फायदा देख लें, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर तो आपको मालूम है कि ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इट ओरिजिनेट फ्रॉम फॉर्मल, मतलब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कोई बनाता थोड़ी है भाई, पहले तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ही होता है, लेकिन ड्यू टू इंटरेक्शन एमंग एम्प्लॉय, जब एम्प्लॉय आपस में मिलते जुलते, हालचाल लेते, जान पहचान बनाते, तो वही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कन्वर्ट हो जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, यहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन फ्रीली होता है, कोई किसी से भी बात कर लेता है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अचानक से बन जाता है, ये कोई जानबूझ के नहीं बनाता। सही बात है, जानबूझ के तो इंसान फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, फिर वही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बाद में चल के अचानक से क्या इस इनफॉर्मल में कन्वर्ट हो जाता है। इट हैज नॉट डिफाइंड स्ट्रक्चर, इसमें कोई स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं होता है, कोई किसी से भी बात कर सकता है। एडवांटेज क्या है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे पहला फायदा है, अच्छा इनफॉर्मल का भी फायदा भी है। क्या फायदा है, यहाँ पे फ्रीली कम्युनिकेशन होता है, यानी कम्युनिकेशन कोई किसी से भी बात कर सकता है, जल्दी जल्दी कम्युनिकेशन होगा, यहाँ डिले नहीं होता है। भाई बॉस उसका कोई रिलेशन तो अब रह नहीं गया, तो जो जिससे मन करे तुरंत बात करे, काम भी तेजी से होता है। यहाँ पे इसका सबसे बड़ा फायदा कि लोग एक दूसरे से बिलोंगिंग, इंसानियत के नाते जुड़ते हैं, शर्मा जी से बड़ा रिस्पेक्ट देंगे, इज्जत देंगे, एक दूसरे से बड़ा मतलब एक अच्छा माहौल बन जाता है। यहाँ पे इंसान को इंडिविजुअल क्रिएटिविटी का मौका मिलता है। यहाँ जब लोग खुल जाते हैं तो लोग नया नया दिमाग देना शुरू करते हैं। अब वो रोबोट नहीं ना है, अब तो वो घुल मिल गए, तो नया नया लोग दिमाग देते हैं। उसके बाद है इससे लोगों का पर्सनल जो एक फीलिंग है कि एक पर्सनल गोल इनसे सेटिस्फाई होता है, यानी एक इंडिविजुअल, यानी एक जो मेरी मानसिकता है कि मैं घुल मिल के काम करूं, लोगों से बोलूं, बतियाऊं, ये सब करूं, तो ये सब जो हमारी सोशल नीड जो है ना, वो कहीं ना कहीं फुलफिल हो जाता है। इसका नुकसान क्या है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, इससे र्यूमर यानी अफवाहें बहुत तेज फैलती है, लोग गलत न्यूज फैला देंगे और उसमें सब परेशान रहेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि लोग पॉलिसी को अपोज करते, कोई प्लान बनाया मैनेजर ने, एम्प्लॉय उस पर काम ही नहीं कर रहा, सब अपने मन का हो गए हैं। यहाँ पे स्टेटस की लड़ाई होने लगती है, हम उसकी बात नहीं सुनेंगे।
यहाँ पे लोग अपने इंटरेस्ट यानी अपने हिसाब से काम करते, जिनको जो मन करता है वो काम करते हैं, कोई रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते। तो इतनी सारी बात थी आपकी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की डिसएडवांटेज में। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है आई होप यू ऑल हैव रियली एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच क्लास। मिलते हैं ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के पार्ट 2 में, जिसमें मैं आपको क्या करूंगा, इस चैप्टर का बचा हुआ जो पॉइंट है वो भी कवर करवाऊंगा, साथ में इससे रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो भी कवर करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच सेशन। जल्दी से डे नाइट एजुकेटर ऐप, आप डीएनएस एजुकेटर ऐप डाउनलोड कर लो और आप हमारे कोर्स में इनरोल कर लो, ताकि इसी तरीके से बहुत ही स्मूथ वे में हम आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू सेशन, थैंक यू वेरी मच क्लास।